एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। यह एयरपोर्ट लगभग बता दें कि 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से तैयार किया गया है। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति की संभावना है। इस एयरपोर्ट के संचालन से न केवल नोएडा और आसपास के इलाकों की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही इस परियोजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि यह देश की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में एक नई मील का पत्थर साबित होगा। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, क्या लगता है किस तरह का विकास और बदलाव अब देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से वर्षा अगर बताएं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है उसमें सम्मिलित होंगे, साथ ही साथ जिस तरीके से कार्गो टर्मिनल और मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल का जो सुविधाएं हैं उसका शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत की जिस तरीके से कनेक्टिविटी की बात की जाए और एक आर्थिक विकास को एक बूस्टर की जिस तरीके की जरूरत थी वो जेवर एयरपोर्ट से मिलने वाला है। हालांकि अगर जिस तरीके से बात की जाए रोजगार, निर्यात और पर्यटन को भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो एक समृद्धता है वो कहीं ना कहीं मिलने वाली। जिस तरीके से एक बड़ा प्रोजेक्ट है और लगभग अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लगभग जो 29,560 करोड़ की जो परियोजना है उसका लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं लगभग 2018 में पूरे जो जेवर एयरपोर्ट की नींव रखी गई थी और उसका जो पहला फेज है आज उसका उद्घाटन होगा। लगभग अगर इस पूरे जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जो यात्री हैं उनकी क्षमता का ये पूरा एयरपोर्ट बना है। तो लगभग अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को ये जो पूरा 5वां ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका जो शिला है वो आज उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस तरीके से बात की जाए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये एक बड़ा मॉडल है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जेवर एयरपोर्ट देखा जा रहा है, जहां पर सड़क, रेल, मेट्रो और जो क्षेत्रीय ट्रांजिट सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं सहज एकीकरण में देखा जा रहा है। तो साफ तौर पर जेवर एयरपोर्ट एक बड़ा एयरपोर्ट है और कहीं ना कहीं इस परियोजना से आयात और निर्यात और कहीं ना कहीं रोजगार का जो सृजन है वो एक बड़े रूप में भी होता हुआ नजर आ सकता है। वर्षा, अमन, क्या कुछ व्यवस्था की गई है, किस तरह के इंतजाम है, क्या कुछ तैयारियां हैं? अमन, देखिए, साफ तौर पर अगर जिस तरीके से जब से ही प्रधानमंत्री का ये दौरा है सुनिश्चित हुआ उसके बाद से ही मुख्यमंत्री ने लगातार 2 समीक्षा बैठकें की हैं। अगर बात की जाए अथॉरिटीज की तो अथॉरिटीज भी लगातार प्रधानमंत्री कार्यक्रम के लिए लगातार सभी जो तैयारियां हैं वो उन्होंने सुनिश्चित कर ली है। पुलिस व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। वहीं जिस तरीके से एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसकी कहीं ना कहीं जो समीक्षा थी वो मुख्यमंत्री ने पहले ही सुनिश्चित की थी। वहीं अगर जिस तरीके से बात की जाए प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बात की जाए, चाहे केंद्रीय उड्डयन मंत्री की बात की जाए या स्वयं मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो आने वाले। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है और जो आसपास का कार्यक्रम स्थल का जो 500 मीटर का पैरामीटर है वहां पर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद की गई है और यातायात को पूरी तरीके से सुगम बनाने के लिए लगभग जो 2 घंटे का जो कार्यक्रम रहने वाला उसके लिए जो रूट डाइवर्जन है वो फिलहाल सुनिश्चित किया गया है यातायात पुलिस द्वारा। वर्षा, अमन, ये उद्घाटन और ये नई पहल किस तरह का हवाई सेवा में संचालन लेकर आएगी, किस तरह से आम जनता को इससे और भी ज्यादा लाभ होता हुआ नजर आएगा, संचालन में किस तरह का बदलाव आएगा? अमन, देखिए, अगर बात की जाए यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में विकसित ये जो एयरपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आसपास के औद्योगिक सेक्टर्स को जो नई गति है वो देने वाला है
और जिस तरीके से अगर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से रोजगार की अगर बात की जाए तो रोजगार में कहीं ना कहीं अवसर है, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, हवाई यात्रा जो अधिक सुगम होगी और कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र को भी इससे एक नई गति मिलेगी। एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगातार नई ताकत देने वाला साबित होगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए लगातार ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं और जिस तरीके से अगर बात की जाए यात्रियों की तो यात्रियों को किसी भी तरीके से एक बेहतर एटमॉस्फेयर देने के लिए लगातार हर वो व्यवस्थाएं एयरपोर्ट संचालन ने की है कि किसी भी तरीके की कोई भी जो समस्या है वो ना यात्रियों को हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की भी एक बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी आएंगे, कहीं ना कहीं जो भारत के आम रहने वाले नागरिक है, तो कहीं ना कहीं सभी के लिए जो यातायात व्यवस्था है वो सुगम बनाने के लिए लगातार जो प्रयास है वो अथॉरिटीज ने किए और एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो आज के दिन में होने वाला है। वर्षा, अमन, क्या लगता है कि रोजगार के अवसर इससे कितने ज्यादा बढ़ेंगे? कनेक्टिविटी किस तरह से बेहतर होती हुई नजर आएगी? अमन, देखिए अगर बात की जाए एक बड़ा एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए एयरपोर्ट के स्टाफ की अगर बात की जाए या फिर बात जिस तरीके से की जाए एयरपोर्ट पे आने वाले जो तमाम यात्री रहने वाले उनको हर तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो दी जाए तो कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर में रोजगार का जो सृजन है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और जिस तरीके से यात्री अगर बात की जाए लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की क्षमता का जो ये एयरपोर्ट है तो कहीं ना कहीं जितने ज्यादा यात्री एयरपोर्ट पर बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं उतना ही ज्यादा रोजगार का जो सृजन है वो तैयार होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए जो तमाम बड़ी फ्लाइट्स हैं जो कंपनियां हैं, चाहे बात की जाए सहारा माफ करिएगा एयर इंडिया की बात की जाए, चाहे बात की जाए जो तमाम नई नई कंपनियां आई हैं, चाहे उसमें जो तमाम बड़ी कंपनियों की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से जो कंपनी है उनका एक रोजगार का सृजन है वो भी कहीं ना कहीं तैयार होगा। और जिस तरीके से जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिनका अभी हाल ही में जिनका जो एयर होस्टेस की जो जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है कहीं ना कहीं उनके लिए भी रोजगार का जो सृजन है वो तैयार हो रहा है। तो साफ तौर पर हर एक सेक्टर में जो रोजगार है उसका सृजन तैयार हो रहा है। एक बड़ी पहल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए है और एक बड़ा जो एयरपोर्ट की जो शुरुआत है वो आज के दिन में होने वाली है। वर्षा, अमन, क्या लगता है कि यह उद्घाटन किस तरह का मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा? देखिए अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में ये 5वां इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने जा रहा है जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था। उसके बाद से लगातार जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार जो प्रयास है वो जारी थे और उसी के साथ ही साथ चाहे अयोध्या की बात की जाए चाहे कुशीनगर की बात की जाए तो ये सब बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं वो बनाएंगे। उसी की तर्ज पे ये जो जेवर एयरपोर्ट है उसको भी बनाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को आसान और सुगम बनाने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ी योजना है और योजना के तहत एक बड़ा ये कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम कम से कम ये सुनिश्चित करेगा कि रोजगार का जो सृजन है वो कहीं ना कहीं और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बढ़ता हुआ नजर आए। वर्षा, ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अमन, रुक करेंगे बड़ी खबर की और। अप्रैल में पीएम मोदी का काशी का दौरा। बता दें कि 200 करोड़ परियोजना का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। नगर निगम की 3 परियोजनाओं को मंजूरी देंगे। सीवर और पेयजल को बता दें कि बढ़ावा दिया जाएगा। अमृत योजना में बड़ा विकास कार्य। रामनगर में पाइपलाइन बिछवाने का काम शुरू। 3 वार्डों में सीवर नेटवर्क तैयार होगा। काशी में विकास योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। पीएम मोदी रखेंगे परियोजनाओं की आधारशिला। 33 करोड़ से जर्जर वार्डों का सुधार कार्य किया जाएगा। रामनगर में पेयजल और सीवर विस्तार योजना और काशी में विकास को मिलेगा नया आयाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा होगा। इस दौरान कई विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। बता दें कि कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी और इसी तहत
बता दें कि शुजाबाद जोन में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के विस्तार के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए की योजना को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा बता दें कि नगर निगम के नए सदन भवन का भी शिलान्यास होना है। इसके लिए नगर निगम से पुराने भवन को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नेपाल पुलिस ने बता दें कि भगपुर के गोंडू स्थित उनके घर से हिरासत में लिया है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार उन्हें सितंबर महीने में हुई जेनजी विरोध प्रदर्शनों को कथित रूप से दबाने के दौरान हुई गैर इरादत हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच जारी है और गिरफ्तारी कानून के अनुसार की गई है। इस घटना के बाद से नेपाल में राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है और वर्तमान में ओली को हिरासत में रखा गया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम उस समय आया है जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और वैश्विक संकट का सामना किया जा रहा है। सैनी ने बताया है कि इस निर्णय से हरियाणा और देश की जनता को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहने से आम जनता पर आर्थिक बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठिन वैश्विक हालात के बावजूद देशवासियों के हित में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। प्रदेशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप घबरा कर बता दें। उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और उस समय में की है जब पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हो, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, ये वैश्विक संकट है, जो मिडिल ईस्ट की समस्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है और सभी जगह रेट भी बढ़ रहे हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय में भी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए और डीजल पे 0 की है। एक बड़ी राहत आम जन को मिली है। इससे आम जनता के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम वो स्थिर बने रहेंगे, जबकि पूरी दुनिया में भाव ऊपर जा रहा है। परंतु मोदी जी का कुशल नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी दूरदृष्टि है, जो समय पर निर्णय लेता है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस की कोई कमी नहीं। मैं सभी प्रदेशवासियों से ये आग्रह करता हूं कि प्रदेश के लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं प्रदेशवासियों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप घबराकर खरीदारी करने से बचें, क्योंकि अफवाह फैला देते हैं। अफवाह फैलाने वाले गूंगे हैं और वो पता नहीं क्या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, एकदम पैनिक खड़ा हो जाता है। इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि व्यवस्था पर अगर एकदम ज्यादा खरीदारी हो जाएगी, लोग सोचेंगे भी मिल नहीं रहा है, तो इसका व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है।
व्यवस्था के ऊपर चरमरा जाती है, क्योंकि सभी लोग निकल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का वीडियो जारी किया। उन्होंने लिखा कि ये नया उत्तर प्रदेश और वैश्विक कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के प्रथम चरण का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। ये एयरपोर्ट न केवल प्रदेश की आर्थिक प्रगति के नए द्वार खोलेगा, बल्कि किसानों के समर्पण और युवाओं के लिए भी कई अवसर प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में हुई सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल पिकअप और बस के बीच हुई दुर्घटना में दोनों ड्राइवर और एक बच्चे सहित कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ग्राम करेरा और जिजरा में मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर उनको साहस दिया और घायलों से मिलकर उनके इलाज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। घायलों का छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय और नागपुर में निःशुल्क उपचार कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए और प्रत्येक मृतक परिवार को 8-8 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर यह कदम उठाया गया है ताकि प्रभावित परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सहयोग दिखाया जा सके। तो आमने सामने की टक्कर में लहसुन से भरी पिकअप से बस के टकराने के कारण से दोनों ड्राइवर की भी जो दुखद मृत्यु हुई है, शायद क्लीनर भी उसमें खत्म हुआ है और एक बच्चे सहित 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है। मैं आज प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब कुछ जाने की, जहां तक मैं जा पाया हूं, और बाकी घायलों से भी मिला हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार सबके साथ है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था। उनने यथायोग्य और ऐसे ही मेडिकल डॉक्टरों की टीम भी कल से यहाँ जबलपुर से भी भेजी हुई थी और नागपुर में भी हमने एक टीम ने कल भेजा है, जो वहां भी घायलों का प्रॉपर इलाज करने की बात कर रहे हैं। सरकार की दृष्टि से जो मैं अभी जिनकी गाड़ी से टकराए लहसुन जिनका भरा हुआ है वो भी घायल है ऊपर, उनसे भी मिला हूं। अब ये हादसा कैसे क्या हुआ उसकी जांच के हमने आदेश दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के परिवार के साथ जो कल हमने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 लाख रुपया उसको देने वाले हैं। घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जितने इंजर्ड हुए सबको लाख लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है, जिसमें भले ही थोड़ा सा जिनको जिस प्रकार से भी इलाज कराना है, इलाज भी आखिर तक हमारी सरकार के माध्यम से कराएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। जो मुझे बताया गया कि गाड़ी जब पलटी थी, संयोग से हमारा पुलिस फोर्स अपना ड्यूटी खत्म करके निकल रहे थे, ऐसे तो करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में मंत्रियों को मिले नए प्रभार, मंत्रियों को सौंपी गई है जिलों की जिम्मेदारी। सतपाल महाराज बनाए गए हरिद्वार जिले के प्रभारी, गणेश जोशी टिहरी और रुद्रप्रयाग संभालेंगे। धन सिंह रावत को अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। सुबोध उनियाल देहरादून जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। मदन कौशिक को बता दें कि पौड़ी जिले का प्रभार दिया गया है। भारत चौधरी चमोली और चंपावत संभालेंगे। रेखा आर्य को मिली है पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रियों को पद दिए गए हैं, नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां अब नए पद और मंत्रियों को सुबोध उनियाल, बता दें कि देहरादून के प्रभारी मदन कौशिक को भी नई जिम्मेदारी दी गई है।
हरियाणा में एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की गैस या ईंधन की कमी नहीं है और जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। मीडिया से बातचीत में राजेश नागर ने जनता से अपील की है कि वे भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की छूट दी है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ न पड़े। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार लगातार निगरानी रख रही है और आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। अपने कामों की समीक्षा बैठक ली है, उसमें हमारे सभी अधिकारी, हमारी मेयर मैडम, हमारे कमिश्नर नगर निगम और जो काम हमारे चल रहे हैं, जो टेंडर हुए हैं और जो टेंडर होने हैं नए, उनके बारे में सारी वार्ड वाइज हमने बैठक की और ज़्यादातर जो काम चल रहे हैं और जो टेंडर हो चुके हैं उसके बारे में जो हमारे पार्षद हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली की साइबर पुलिस टीम ने बता दी कि एक इंटरनेट फ्रॉड सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नकली इवेंट स्कीम के माध्यम से लोगों को आकर्षक रिटर्न का लालच देकर ठगते थे। मामला बता दें कि एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद उजागर हुआ। मुख्य आरोपी को रामपुर से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने अपने साथियों की हुई भूमिका का खुलासा किया, जो पूरे फ्रॉड नेटवर्क में शामिल थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन और 35 बैंक अकाउंट डिटेल्स और अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने विभिन्न राज्यों में लोगों को निवेश के झांसे में रखा और उनके पैसे हड़पे हैं। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में विस्तृत रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में 100 से अधिक कंपनियां और हॉस्पिटल हिस्सा लेंगे और शहर के तमाम युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। रोजगार मेले के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि यह पहल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में भाग लेने वाले युवाओं को अगर तुरंत नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें भविष्य में अन्य कंपनियों में भी रोजगार दिलवाने का हरियाणा सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा। मंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्रिय भागीदारी करें। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप एक महत्वपूर्ण कड़ी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो और जो ये रोजगार मेला अभी आपको बताया, जैसा कि हमारे युवा साथी ने और युवा अध्यक्ष ने, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आज की जरूरत और माननीय मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो एक संकल्प लिया है कि रोजगार को बढ़ावा देना है, उद्योगों को बढ़ावा देना है, उसी की एक कड़ी है। और कल आने वाली 28 तारीख को जेसी बोस यूनिवर्सिटी, जिसे YMCA भी कहा जाता है, उसके अंदर ये रोजगार मेला लगेगा और इस रोजगार मेले उत्तराखंड में मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए अलर्ट जारी किया। विभाग ने इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने, यात्रा में सावधानी बरतने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवश्यक बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RN TV।